आप लोग पढ़कर अच्छा कीजिएगा, समझ गए। बाकी चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज फिर से। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है आपके सामने, कहता है कोई सूक्ष्म जीव है, उसको पूरी तरह से हमें नष्ट करना है तो उसे क्या कहते हैं। तो आपको पता है कोई सूक्ष्म जीव को पूरी तरह से नष्ट करना उसे स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, निर्जीवानीकरण कहते हैं। पूर्ण तरीका से नष्ट नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? डिसइंफेक्शन कहते हैं। याद रखिएगा, समझ गए। आगे चलिए, आगे का प्रश्न है, कहता है सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक दाब के अंतर को क्या कहते हैं। तो ये भी आप लोग को पढ़ाए हैं कि ऊपर अगर 120/80 ब्लड प्रेशर अगर है और इस दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 40। तो 40 इसका क्या हो जाएगा? पल्स प्रेशर। इसी प्रकार से जितना जिसका बीपी रहेगा, मान गए किसी का अगर मान गए 135 और बाई में 90 का अगर किसी का बीपी है तो कितना हो जाएगा? 45 जो है पल्स प्रेशर हो जाएगा। तो ऐसे जो है आप पल्स प्रेशर ऊपर वाले सिस्टोलिक, नीचे वाला डायसिस्टोलिक, इन दोनों के बीच के अंतर जो होता है उसी को पल्स प्रेशर कहते हैं, समझ गए। कहता है ऑक्सीजन सिलेंडर डैश रंग का होता है। अब जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है ना, किस कलर का होता है? तो ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है ब्लैक होता है, काला होता है, ठीक है। चलिए आगे है, कहता है मुंह द्वारा रोगी को दवाई नहीं दे सकते हैं यदि वह डैश हो। किस पेशेंट को, कौन से पेशेंट को मुंह के द्वारा दवाई नहीं दे सकते हैं? तो आपको पता है कि जो पेशेंट अनकॉन्शियस हो, अचेत हो, मतलब बेहोशी हो, तो उसे मुंह के द्वारा दवाई नहीं दे सकते हैं क्योंकि वह मुंह के द्वारा दवाई लेने में असमर्थ रहता है, ठीक है। आगे है माय डियर, कहता है निगलने की कठिनाई को डैश कहते हैं। अगर किसी चीज़ को निगलने में प्रॉब्लम हो, कठिनाई हो, तो उसे डिस्फेजिया कहते हैं, निगलन कष्ट कहते हैं, समझ गए। डिस्फेजिया, डी फॉर डिफ़िकल्ट और फेजिया मतलब निकलना, निगलने में जो है कठिनाई। बीएमआई, बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई का फुल फॉर्म होता है, समझ गए। अब यहाँ पे माय डियर है, कहता है सब क्यूटेनियस इंजेक्शन देने का एंगल कितना होता है? मतलब सब क्यूटेनियस इंजेक्शन जो है वह कितने एंगल पर हम लोग देते हैं? तो 45 इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखना है। आगे चलिए, अब कहता है डैश एक फफोला निर्माण करने का एजेंट है। कहता है कौन सा गैस, कौन सा चीज़ है जो बॉडी स्किन पर एक फफोला का निर्माण कर देता है, मीन्स उसके संपर्क में आने से बॉडी में फफोला घाव हो जाता है। तो मस्टर्ड गैस एक ऐसा माय डियर आपका पदार्थ है जो फफोला का निर्माण करता है, समझ गए। इसको ध्यान में रखिएगा। कहता है रिहेबिलिटेशन का क्या कार्य है? तो रिहेबिलिटेशन डैश का कार्य है। तो रिहेबिलिटेशन अस्पताल का कार्य है। रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है? रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है क्या चीज़? प्रवासी, समझ गए। और रिहेबिलिटेशन का अर्थ होता है कि मान गए एक बीमार व्यक्ति है, उसको धीरे धीरे नॉर्मल जीवन में लाने के लिए, परिवर्तन करने के लिए रिहेबिलिटेशन जो है उसे किया जाता है, समझ गए। चलिए आगे है, सोते समय कुछ सांस जो है, सोते समय कुछ समय सांस के रुक जाने को क्या कहते हैं? तो माय डियर, सोते समय अगर किसी व्यक्ति का थोड़ा सा सांस रुक जाता है, या यूं कहा जाए कि सांस का रुक जाना एपनिया कहलाता है। ए फॉर अब्सेंस और पिनिया मतलब श्वसन। जहाँ भी पिनिया शब्द आ जाएगा समझ जाइएगा कि यह श्वसन से रिलेटेड है। डिस्पेनिया अगर आएगा तो श्वसन में कष्ट, डी फॉर डिफिकल्ट, और पेनिया मतलब श्वसन, यानी श्वसन लेने में कठिनाई हो तो उसे डिस्पेनिया कहेंगे। एपनिया होंगे तो अब्सेंस ऑफ रिस्पायरेशन, श्वसन में अनुपस्थित होना, ठीक है ना। यही सब होता है। काले रंग के खून के साथ उपस्थित मल को क्या कहते हैं? तो माय डियर आपको पता होगा, अगर मल के साथ जो है अगर मल के साथ जो है काले रंग के खून आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपको पहले से पता है, उसे हम लोग मैलिना कहते हैं। मैलिना जो है रक्त के साथ जो है मल को आना, ठीक है। मूत्र में यहाँ पे माय डियर देख लीजिए, कहता है मूत्र में रक्त आने को क्या कहते हैं? तो मूत्र में रक्त को आने को, जैसे मूत्र है, समझ गए, ये मूत्र है और इसमें अगर हल्का हल्का रक्त आ रहा है तो उसे हम लोग हेमेच्यूरिया कहते हैं। हेमे मतलब रक्त और यूरिया मतलब रक्त, यूरिन, हेमेच्यूरिया, हेमेच्यूरिया याद रखिएगा। हेमे प्लस च्यूरिया मतलब रक्त प्लस यूरिया, ओके। अब जो मलाशय होता है उसके जांच के लिए
किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो आपको पता है रेक्टम को देखने के लिए, रेक्टम के जाँच के लिए, मलाशय के जाँच के लिए प्रोक्टोस्कोप का उपयोग करते हैं। प्रोक्टोस्कोप, समझ गए? प्रोक्टोस्कोप का उपयोग करते हैं। इस सब चीज़ को याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। मूत्र की मात्रा घटने को क्या कहते हैं? अगर किसी को मूत्र कम होता है तो उसे ओलिगुरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलिगुरिया कहते हैं। अगर मूत्र बिल्कुल नहीं होगा तो उसे हम लोग एनुरिया कहेंगे। समझ गए? ऑब्सेंस ऑफ यूरिया यानी एनुरिया, मतलब मूत्र न होना एनुरिया, मूत्र कम होना ओलिगुरिया, समझ गए? और पॉलीयूरिया होता है बहुमूत्र होना, मतलब बहुत मूत्र होना, समझ गए? डिसयूरिया का मतलब होता है, डिसयूरिया का मतलब होता है कि मूत्र होने में कठिनाई होना, समझ गए? आगे है समान मूत्र की प्रतिक्रिया डैश होती है, मतलब मूत्र की प्रतिक्रिया क्या होती है, मूत्र का जो है नेचर कैसा होता है, तो मूत्र का एसिडिक होता है, याद रखना है, समझ गए? एसिडिक। आगे है स्पंज बाथ के लिए उपयुक्त जो तापमान होता है कितना होता है, तो माय डियर आपको पता है स्पंज बाथ क्या होता है। एक टब में गर्म पानी कीजिए, इसमें थोड़ा सा कोई सॉल्यूशन रखिए, एंटीसेप्टिक घोल रखिए और उसमें जो है पेशेंट बैठता है, जो हेमोरॉइड्स में, जो पेरिनियल दर्द में, ये सब में सहायक होता है। तो इसका तापमान जो है 110 फ़ारेनहाइट से 100 से 110 फ़ारेनहाइट होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है? आगे है खून की उल्टी को क्या कहते हैं, तो अगर खून की उल्टी हो या उल्टी में खून की मात्रा आए तो उसे हेमेटेमेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमेटेमेसिस कहते हैं, हेमेटेमेसिस कहते हैं, हिमेटेमेसिस कहते हैं, याद रखिएगा। खून का उल्टी होना या उल्टी में खून आना हिमेटेमेसिस कहलाता है। घटी हुई श्वसन दर को क्या कहते हैं, तो श्वसन दर अगर कम है, श्वसन दर अगर कम गया है तो उससे ब्रेडी पेनिया कहेंगे, क्योंकि आपको मैंने ऊपर पढ़ाया कि पीनिया शब्द श्वसन को ही इंडिकेट करेगा और ब्रेडी आ जाएगा तो हो जाएगा मंद श्वसन, यानी श्वसन कम जाना। और अगर यहीं पर अगर ट्रेकी रहता, टेकीपेनिया रहता तो श्वसन का बढ़ जाना, ठीक है? आगे है प्रति मिनट 130 से अधिक नाड़ी दर को क्या कहते हैं, वही चीज़ें हैं। अगर आपका नाड़ी दर जहाँ 100 से ज़्यादा हो जाता है, 100 से प्लस हो जाता है तो उससे टेकीकार्डिया कहते हैं। 60 से कम हो जाता है तो ब्रेडीकार्डिया कहते हैं, समझ गए? तो श्वसन के दर में होगा तो पेनिया होगा, समझ गए? पिनिया होगा। टेकीपेनिया होगा तो 100 से ज़्यादा, ब्रेडीपेनिया होगा तो 60 से कम, समझ गए? लेकिन अगर कार्डिया की बात करेगा तो वहाँ पे हृदय धड़कन की बात हो जाएगा और वह हो जाएगा 100 से ज़्यादा होगा तो ट्रेकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया होता है 60 से कम में, ठीक है? आगे है कहता है मूत्र में मवाद की उपस्थिति को क्या कहते हैं, तो मूत्र में अगर मवाद पस की मात्रा आता है तो उसे पायूरिया कहते हैं, पी फॉर पस और यूरिया, पायूरिया, समझ गए? आगे है, आगे कहता है नर्सेज दिवस डैश को मनाया जाता है। नर्सेज दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 12 मई को मनाया जाता है नर्सेज दिवस, आपको पता होना चाहिए, समझ गए? आगे है डिस्फेजिया में क्या होता है, तो निगलने में परेशानी होती है, इसको पता होनी चाहिए आपको, ठीक है? जीभ के प्रदाह को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि टंगू में इन्फ्लामेशन ऑफ टंग इज कॉल्ड ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस जो होता है वह इन्फ्लामेशन होता है जीभ का। अगर बात करेगा एस्टोमेटाइटिस का बात करेगा तो वह मुंह का इन्फ्लामेशन होता है, संपूर्ण मुंह का, समझ गए? दर्द निवारक औषधि को क्या कहते हैं, तो माय डियर दर्द निवारक औषधि को हम लोग एनाल्जेसिक कहते हैं, समझ गए? जो दर्द को ख़त्म करता हो। आगे है एड्स के विषाणु के किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता है कि एड्स के जो विषाणु होता है वायरस, उसे HIV से जानते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, ठीक है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV इसका राइट आंसर है। WHO का पूरा नाम क्या है, विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है? कहता है बिस्तरी घाव का दूसरा नाम क्या है, तो बिस्तरी घाव का एक तो होता है बेड सोर जिसे बिस्तरी घाव कहते हैं, ठीक है? एक होता है आपका डेकुबेटस अल्सर होता है, डेकुबिटस अल्सर होता है, डिक्यूबिटस अल्सर होता है इसका दूसरा नाम। कहता है विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है, आप लोग पहले से ही जानते हैं। 1 पॉइंट मिली होता है, मतलब 1 पॉइंट जो है कितने मिली के बराबर होता है आपको बताना है। तो आपको बताना है कि 1 पॉइंट के मतलब वन पिंट का कितना जो है ml होता है, ठीक है? आप लोग को ये कमेंट करके बताना है कि 1 पिंट इक्वल टू कितना जो है मिली होता है, समझ गए? तो इस चीज़ को जो है आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है? ये ऑप्शन मैं आपको काट देता हूँ, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है? आपको बताना है कि 1 पिंट का कितना ml होता है, ठीक है ना? चलिए
आगे है, आगे आपको बताना है, जब पल्स समान से कम हो तो उसे क्या कहते हैं? जब पल्स समान से कम हो तो उसे क्या कहते हैं? तो जब पल्स समान से कम हो तो उसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, आपको अभी ऊपर बताएं, ठीक है। 1 ग्राम वसा में 1 ग्राम फैट में कितना कैलोरी ऊर्जा मिल सकती है? तो आपको मैंने पहले बता दिया है, 9 कैलोरी, समझ गए। सबसे ज़्यादा फैट में ही वो जो है आपका एनर्जी होता है। शरीर का तापमान डैश सेंटीग्रेड होता है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ़ारेनहाइट में बात करेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। एनीमा देते समय मरीज को कौन से पोजीशन दी जाती है? लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी जाती है, आपको पहले से पता है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई? 1920 में, इसको याद रखिएगा। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में, ठीक है। शरीर का तापमान अगर 105 फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाए तो इसे हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं। मीन्स हाइपर मतलब ज़्यादा, पायरेक्सिया मतलब बुखार, मतलब हद से ज़्यादा बुखार हो जाता है 105 फ़ारेनहाइट, ठीक है। कहता है निश्चेतक एनीमा डैश एनीमा का प्रकार है, मतलब निश्चितक एनीमा जो दिया जाता है तो वह किस प्रकार का एनीमा का प्रकार है? तो रिटेन प्रकार, रिटेन जो होता है ना, रिटेन प्रतिधारक, रिटेंड एनीमा का प्रकार जो है निश्चेतक एनीमा है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आगे है, कहता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, समझ गए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वह हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, इसको याद रखिएगा। आगे है, मलाशय का तापमान मुख के तापमान से जो है तापक्रम से कितना अधिक होता है? अब मैं आपको कुछ 2 क्वेश्चन और पूछूंगा यहाँ पे। माय डियर, आपको बताना है कि मलाशय रेक्टम का टेम्परेचर मुंह के तापमान से कितना अधिक होता है। मतलब जो मुंह होता है, मुंह के तापमान से जो है कितना अधिक होता है मलाशय का तापमान, आपको कमेंट करना है कितना फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब जहाँ से बताइए, लेकिन आप बताइए, चूँकि हम आपको बार बार कहते हैं कि जो चीज़ें डाउट लगे, जो चीज़ मैं आपसे पूछूं वो आपको कहीं से सर्च करके आपको बताना है। कहीं से भी सर्च कीजिएगा, कुछ ना कुछ पढ़िएगा, नॉलेज बढ़ेगा और आप बताइएगा करेक्ट चीज़, समझ गए। आगे है, बेड बेड ब्लॉक का उपयोग तब किया जाता है जब रोगी की अवस्था डैश में होती है। तो बेड ब्लॉक क्या होता है? तो आपको पता हो, बेड ब्लॉक होता है जो बिस्तर को किसी साइड से उठाने के काम किया जाता है, चाहे पैर साइड से उठाइए, चाहे सिर के साइड से उठाइए, यह बेड ब्लॉक का उपयोग उठाने के लिए किया जाता है और यह शौक वाले मरीजों को जो है अवस्था में दिया जाता है, समझ गए। आगे चलिए। आगे कहता है डैश को आधुनिक नर्सिंग का जन्मदाता कहा जाता है। तो आपको पता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को मॉडर्न नर्सिंग का जो है आपको जन्मदाता कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, समझ गए। आगे है, कहता है बगल का तापमान मलाशय के तापमान से कितना कम होता है? मतलब जो एक्जिलरी टेम्परेचर होता है वह रेक्टम के तापमान से कितना कम होता है? मतलब बगल का तापमान मलाशय के तापमान से कितना कम होता है, यह आपको बताना है फ़ारेनहाइट में। मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, 1 फ़ारेनहाइट, 2 फ़ारेनहाइट, ठीक है ना, 0.5 फ़ारेनहाइट और एक 3 फ़ारेनहाइट। आपको इनमें से बताना है ऑप्शन में से, और ये सर्च करके पहले समझ लीजिए, पहले जान लीजिए, कहीं से भी सर्च करके पहले कंफर्म हो लीजिए, तब आप बताइएगा कि बगल का तापमान मलाशय के तापमान से कितना कम होता है। 1 फ़ारेनहाइट, 2 फ़ारेनहाइट, 0.5 फ़ारेनहाइट, 3 फ़ारेनहाइट, आपको बताना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे कहता है शीत कंपन की कितने अवस्था होता है? तो माय डियर, शीत कंपन की 3 स्टेज होता है, 3 का अवस्था होता है, इसको ध्यान में रखना है। आगे है, कहता है 1 लीटर में कितना ml होता है? तो आपको पता है 1 लीटर में 1000 ml होता है, समझ गए ना, 1000 मिली होता है 1 लीटर बराबर, समझ गए। तो ये सब चीज़ यूनिट भी आपसे एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा। श्वसन की गहराई में वृद्धि को क्या कहते हैं? माय डियर, आपको पता है श्वसन को मैंने पहले ही बता दिया कि पिनिया से रिलेटेड होगा, लेकिन गहराई मतलब ज़्यादा ज़्यादा गहराई से श्वसन लेना, उसे हाइपरपिनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरपिनिया कहते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। आगे चलिए। 45 है, कहता है रक्तचाप मापने वाली मशीन को क्या कहते हैं? भाई यार, रक्तचाप मापने वाली मशीन को एस्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलिए। मूत्र में डैश की जांच के लिए बेनेडिक्ट्स घोल का उपयोग किया जाता है, यानी मूत्र में किसके जांच के लिए जो है बेनेडिक्ट्स घोल का इस्तेमाल करते हैं? तो ग्लूकोज शुगर के पता करने के लिए बेनेडिक्ट्स घोल का उपयोग करते हैं। कितने बेनेडिक्ट्स घोल में यूरिन का इस्तेमाल करते हैं? तो 8 बूंद, समझ गए, 8 बूंद याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं।
कहता है अंगुलियों की टिप द्वारा किए जाने वाले शारीरिक परीक्षण को क्या कहते हैं। तो अंगुलियों से जो टिप द्वारा जो जांच किया जाता है उसे स्पर्श परीक्षण पाल्पेशन कहा जाता है। समझ गए, जो 2-3 अंगुलियों से जो है टच करते हैं नाड़ी को, समझ गए ना, तो वही जो है स्पर्श परीक्षण पाल्पेशन होता है। आगे कहता है स्टेथोस्कोप द्वारा की जाने वाली शारीरिक परीक्षण को क्या कहते हैं। तो इसे ऑस्कुलेशन कहते हैं। समझ गए, अगर मान गए कोई व्यक्ति, कोई डॉक्टर है और वह आला आला लगा के आपके हृदय पेट के गति को सुनता है तो उसे ऑस्कुलेशन परीक्षण कहते हैं। ठीक है ना। आगे है ऑप्थेल्मोस्कोप द्वारा डैश का परीक्षण किया जाता है। तो ऑप्थेल्मोस्कोप द्वारा आँख का जो है जांच किया जाता है ऑप्थेल्मोस्कोप के द्वारा। ठीक है। थूक में रक्त आना, अब मैंने आपको ऊपर में बताया कि रक्त का उल्टी होना, समझ गए, रक्त का उल्टी होना या उल्टी में रक्त आना, तो उल्टी वाला बात था, तो वहाँ पे हेमेटोमेसिस था। यहाँ पे है थूक में रक्त आएगा या फिर आपके स्पुटम में जो है ब्लड आएगा तो उसे हेमोप्टेसिस कहते हैं, बीच में पी आ जाएगा और तो समझ जाएंगे कि यह जो है स्पुटम में ब्लड आ रहा है, तो हेमेटोपेसिस। ठीक है। 51 है आंत में वर्म यानी कीड़ों को नष्ट करने के लिए दिया जाने वाला जो एनीमा होता है उसे क्या कहते हैं। तो आंत में कीड़ों को नष्ट करने के लिए जो एनीमा दिया जाता है उसे एंटी हेलमेंथिक एनीमा कहते हैं, एंटी हेलमेंथिक एनीमा कहते हैं। ठीक है, एंटी हेलमेनिक एनीमा कहते हैं, याद रखिएगा। ओके। रेबीज के काटने पर क्या होता है। रेबीज जो है कुत्ते के काटने से या किसी अन्य जानवर के काटने से होता है। समझ गए, रेबीज को हम लोग हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे है दोहरी बार नाड़ी के स्पंदन को डैश पल्स कहते हैं। कहता है दोहरी बार नाड़ी के स्पंदन को डैश पल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, डायक्रोटिक पल्स कहते हैं। कौन सा पल्स कहते हैं, डायक्रोटिक्स पल्स कहते हैं दोहरी बार पल्स के मंदन को। ठीक है ना। मुंह द्वारा औषधि लेने को इंजेक्शन कहते हैं। इंजेक्शन जो होता है यह मुंह द्वारा औषधि लेने को कहते हैं। ठीक है ना। आगे चलिए, कहता है सीपीआर का पूरा नाम क्या है। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है। क्या होता है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है सीपीआर का फुल फॉर्म। ठीक है ना। 56 है, कहता है शरीर का तापमान कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट। तो इस सब को याद करके रखना है। सोयाबीन किसका स्रोत है, तो यह प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। रक्तचाप का सामान से कम होना हाइपोटेंशन कहते हैं, निम्न रक्तचाप, और ज़्यादा होना हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है। 59 नंबर का है, कहता है रक्तचाप का सामान से अधिक होना क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन कहलाता है, यहाँ भी आ ही गया। 60 है, कहता है व्यायाम करने से शरीर का तापमान एवं पल्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक्सरसाइज करने से बॉडी का जो टेम्परेचर होता है बढ़ता है और पल्स भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना। आगे है, कहता है पेट को धोने का दूसरा नाम क्या है। तो गैस्ट्रिक लवाज जो होता है पेट को खाली करने का एक प्रक्रिया है, तो पेट धोने का दूसरा नाम या पेट को खाली करने को गैस्ट्रिक लेवज भी कहते हैं। ठीक है। प्राथमिक मानव आवश्यकता का स्वास्थ्य मॉडल किसने दिया, मतलब प्राइमरी जो बेसिक ह्यूमन नीड्स है वह जो है मौसले ने दिया था। ठीक है। मौसले का हायरार्की रूल्स आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें प्राथमिक मानव के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है यह मौसले ने बताया था। ठीक है। 63 नंबर है, शौक की चौथी अवस्था डैश होती है। तो शौक की चौथी अवस्था जो है डिप्रेशन होता है, जिसमें व्यक्ति एकदम जो है गुमसुम उदास रहता है। 64 है, कहता है नाड़ी के स्पंदन के निरंतरता को क्या कहते हैं। अगर पल्स में एक कंटिन्यू स्पंदन होता है तो उसे हम लोग लय कहते हैं, रिदिम कहते हैं, क्योंकि नाड़ी में एक रिदिम के साथ ही पल्स जो है निरंतरता में क्या होता है, अगर पल्स आपका निरंतर स्पंदन कर रहा है मतलब वह एक रिदिम लय में है। ठीक है। खाली स्थान है। ठीक है, पहले हम लोग खाली स्थान को ही देख लेते हैं। सबसे पहले हमसे ये पूछ रहा है कि शारीरिक परीक्षण की विधियाँ, मतलब जो फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं शारीरिक परीक्षण की विधि। तो दो हमें विधिया के नाम लिखना है। तो एक हो गया पाल्पेशन, एक हो गया परक्यूशन, एक होता है ऑस्कुलेशन होता है, एक होता है इंस्पेक्शन होता है। तो 4-5 तरीका मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो पहला पाल्पेशन, परकशन, ये आपको लिख देना है जो भी याद हो। दो है पानी द्वारा फैलने वाला बीमारी के नाम बताना है। बहुत सारे पानी से फैलने वाला बीमारी है, लेकिन हमें दो बीमारी के नाम बताना है। तो एक हो गया डायरिया, एक हो गया टाइफाइड, एक होता है हाइजा। समझ गए, बहुत सारे पानी जनित बीमारी होता है, तो उसमें से दो के नाम आपको लिखना है। ओके। तीसरा है घाव के प्रकार बताना है कि घाव के कौन कौन से प्रकार होते हैं। घाव के प्रकार में देखा जाए आपका, तो एक ओपन बाउंड, एक क्लोज बाउंड।
ठीक है, 2 तरह से आपको बताए हैं, चीरा वाला घाव होता है, गहरा घाव होता है, ठीक है, छिछला घाव होता है। तो वो सब घाव आपको पढ़ाए थे, एक ओपन बाउंड और एक क्लोज बाउंड। इसी दोनों का अलग-अलग प्रकार भी है बहुत सारा, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ओके। आगे है बिस्तरी घाव होने के कारण बताना है कि जो बेड सोर होता है, एक डेक्यूबेटस जो अल्सर होते हैं, यह किन किन कारण से होता है। तो जो कॉज ऑफ बेड सोर होता है, पहला तो होता है प्रेशर, दबाव लगने से बिस्तरी घाव होता है, और दूसरा होता है स्क्रैच, रगड़ पड़ने से जो है बिस्तरी घाव होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। आगे है नर्सिंग के सेंट्रल एलिमेंट्स, एलिमेंट बताना है नर्सिंग केयर के, नर्सिंग के केंद्रीय तत्व बताना है कौन सा है। तो आपको पता है कि नर्सिंग के मुख्य रूप से जो केंद्रीय तत्व होता है, असेसमेंट होता है, डायग्नोसिस होता है, ठीक है। तो नर्सिंग केयर के ऐसे 5 एलिमेंट होता है, आप लोग को पढ़ाए हैं, असेसमेंट, निदान, प्लानिंग, ठीक है, इम्प्लीमेशन, उसके बाद इवैल्यूएशन। तो 2 लिखना है, तो एक निदान और एक असेसमेंट लिख दीजिए, हो जाएगा। मूत्र बिल्कुल न आने को क्या कहते हैं? देखिए, मूत्र से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन है, कहता है मूत्र बिल्कुल न आने को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे गलत है, ठीक है। ओलिगुरिया होता है उस कंडीशन में जहाँ पे मूत्र तो आता है, बनता है, लेकिन कम बनता है, हल्का बनता है, थोड़ा-थोड़ा, तो उससे जो है हम लोग ओलिगुरिया कहते हैं, ओके। तो ये चीज़ें हैं, मूत्र अगर बिल्कुल अनुपस्थित पूछेगा, मूत्र बिल्कुल नहीं आता है, तो उस कंडीशन में जो है होगा यहाँ पे एनुरिया होगा, ठीक है, एनुरिया, ओके, एनुरिया होगा, ए फॉर अब्सेंस और ए फॉर एनुरिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एनुरिया होगा। ओलिगुरिया उस कंडीशन में होता है जहाँ पे मूत्र कम बनता है या कम निकलता है, तो उस कंडीशन को हम लोग जो है ओलिगुरिया कहते हैं, सही कर लीजिएगा, ओके। आगे चलिए। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि एड्स के विषाणु का नाम कौन सा वायरस है। तो आपको पता है एड्स जो है एचआईवी के कारण होता है, एचआईवी एक वायरस है, ओके। आगे चलिए। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि काले रंग के स्टूल को क्या कहते हैं। तो काले रंग के स्टूल को हम लोग क्या कहते हैं? मलीना कहते हैं, याद रखिएगा, ओके। चलिए, सब मेडिकल टर्म है। नर्सिंग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको पता है फ्लोरेंस जो नाइटिंगेल है, उन्हीं के जन्म दिवस हुआ था, उसी दिन जो है 12 मई को मनाया जाता है नर्सिंग डे, ओके। मूत्र का अनुपस्थित, यहाँ पे देखिए उल्टा दिया है ना, मूत्र का अनुपस्थित होना क्या कहलाता है? अब्सेंस ऑफ यूरिन इज कॉल्ड, यहाँ भी गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे क्या कीजिए? एनुरिया कीजिए, समझ गए, एनुरिया। तो क्या होगा? मूत्र का अनुपस्थित होना एनुरिया कहलाता है, ओके। एड्स वायरस होता है, एचआईवी अभी पढ़ाए हैं। काले रंग के स्टूल को मेलिना कहते हैं, ठीक है। रिपीटेड किया करके पूछा जाता है, तो मैं टोटल सभी ईयर्स के ऑब्जेक्टिव लाया हूँ, तो यहाँ पे रिपीटेड भी हो सकता है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। आगे देखिए, स्त्री रोग परीक्षण के लिए कौन सी पोजीशन दी जाती है। अब आपको बता दें कि महिलाओं के बहुत सारे रोग होता है जननांग का, ठीक है, जैसे डिलीवरी वगैरह भी होता है, तो वो उसके लिए जो पोजीशन दिया जाता है वह लिथोटॉमी पोजीशन होता है। जैसे आप लोग जानते हैं फाउलर पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, कार्डियक पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, ये सब पोजीशन अलग अलग है ना, तो उसी प्रकार से लिथोटॉमी भी एक पोजीशन है, महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ओके। आगे है बिस्तर के कितने प्रकार। बिस्तर के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ओपन बिस्तर, इमरजेंसी बिस्तर, ठीक है। उसके बाद होता है कार्डियक बेड होता है, सर्जिकल बेड होता है, ठीक है, ओपन बेड होता है, बहुत सारे फ्रैक्चर बेड होता है, बहुत सारे बेड होता है। तो उसी में से एक बेड होता है ओपन बेड, क्लोज बेड। आप लिखने के लिए कार्डियक बेड भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऑर्थोपेडिक बेड भी लिख सकते हैं। तो मरीज के हिसाब से बेड तैयार किया जाता है, तो वही बेड के प्रकार हो जाता है। आगे है आसन के कितने, मतलब पोजीशन के कितने प्रकार होते हैं। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि पोजीशन के बहुत सारे प्रकार हैं, मैंने नाम भी लिया। तो फाउलर पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, ठीक है, साइड लाइंग पोजीशन होता है, बहुत सारे पोजीशन होता है, कोई भी 2 पोजीशन लिखना है। बुखार के प्रकार, बुखार के बहुत सारे प्रकार होते हैं। रेमिटेंट फीवर होते हैं, इंटरमिटेंट फीवर होते हैं, रेगुलर फीवर होता है, इरेगुलर फीवर होता है, ठीक है। बहुत सारे फीवर आपको क्राइसिस होता है, ठीक है, इस चीज़ को जो है ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे फीवर होते हैं। हाइपरपेरेक्सिया होता है, लो पायरेक्सिया होता है, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। 17 है फ्रैक्चर के प्रकार, यानी हड्डी टूटने के 2 प्रकार बताना है। बहुत सारे प्रकार आपको पढ़ाए हैं, उसमें से 2 प्रकार लिखना है। तो एक होता है कंप्लीट फ्रैक्चर, एक होता है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, ठीक है।
एक होता है ऑब्लिक फ्रैक्चर होता है, ठीक है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है, समझ गए। तो ये सब फ्रैक्चर आपको याद होना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा भी। ओके, एनीमा के प्रकार, और बहुत सारे एनीमा मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें से आयल एनीमा होता है, ठीक है, आयल एनीमा है, साबुन पानी एनीमा होता है। ओके, उसके बाद जो है आपके बहुत सारे लुब्रिकेंट एनीमा होता है, बहुत सारे एनीमा होता है जिसको आपको याद करके रखना है, ठीक है। आगे चलिए, आगे हम लोग चलते हैं फिर से। आगे है, कहता है 1 ग्राम कितने ओंस के बराबर होता है। तो माय डियर, 1 ग्राम जो होता है वह लगभग जो है कभी कभी 29 ओंस देगा, कहीं पे 30 ओंस देगा। तो अपने हिसाब से जो है लिखिएगा, ठीक है, इतना के आसपास। 20 है, दर्द से निवारण पाने के दवा कौन सा होता है। तो जो दर्द के छुटकारा के लिए जो दवाइयाँ दिया जाता है वह एनाल्जेसिक होता है, समझ गए, दर्द से राहत के लिए। मसूड़ों की सूजन को क्या कहते हैं। तो मसूड़ों की सूजन को मेडिकल टर्म में हम लोग जिंजीवाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, जिंजीवाइटिस कहते हैं। ओके, मसूड़ों को सूजन को जिंजीवाइटिस कहते हैं। निगलने की कठिनाई को क्या कहते हैं। तो इसे डिस्फेजिया कहते हैं। डिफिकल्टी इन स्वालोइंग इज कॉल्ड डिस्फेजिया। ओके, चलिए, हो गया ये चीज़ें। ऑक्सीजन का सिलेंडर का रंग जो होता है वह किस कलर का होता है। तो आप लोग अस्पताल में देखते होइएगा, ब्लैक कलर के रहता है ऑक्सीजन का सिलेंडर जिसमें ऑक्सीजन भरा रहता है। बिस्तर के प्रकार, फिर बिस्तर के प्रकार है, तो मैंने आपको बता दिया बिस्तर के प्रकार, ठीक है। ब्लैंकेट होता है, बंद होता है, खुला होता है। पोजीशन के प्रकार, सुपाइन पोजीशन, फाउलर्स पोजीशन, प्रोन पोजीशन। तो ये सब जो है यहाँ पे चीज़ें देखिए, ठीक है। तो जितने भी पूछे आपको याद होनी चाहिए, 3 पूछे, 4 पूछे, 2 पूछे, आपको लिखना है, ठीक है। बुखार के प्रकार आपको पता है, कंटिन्यूअस होता है, इरेगुलर होता है, रेगुलर होता है, रेमिटेंट होता है, इंटरमिटेंट होता है। तो यहाँ पे जितना पूछे आपको आना चाहिए, सब पढ़ा चुके हैं। फ्रैक्चर के प्रकार भी पढ़ा चुके हैं, अपूर्ण, पूर्ण, खुला, ग्रीन स्टिक, ठीक है, बहुत सारे, समझ गए चीज़ों को। रही बात यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूँ कि आपसे नर्सिंग प्रक्रिया का केंद्रीय तत्व पूछे या स्टेप्स पूछे प्रोसेस का नर्सिंग का, तो वही चीज़ें होता है। आपको सिर्फ बताना ये है कि 5 जो है चरण होता है, आकलन होता है, निदान होता है, ठीक है, उसके बाद योजना होता है, क्रियान्वय होता है और मूल्यांकन होता है। तो ये 5 आप लोग तत्व चरण याद रखिएगा, ठीक है। कोई 2 पूछेगा, लिख देना है। बुखार के प्रकार है, वही चीज़ें हैं, आपको पता है। आगे है, दबाव के कौन कौन से स्थान है जहाँ पे ज़्यादातर जो है आपको बेड सोर होने का संभावना बना रहता है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि जहाँ जहाँ दबाव ज़्यादा होता है वहाँ पे बेड सोर होने की संभावना ज़्यादा होते हैं। तो दबाव के स्थान आपसे पूछेगा तो बटक होता है, पीठ होता है, ठीक है, हिल एड़ी होता है। उसके बाद जो है आपका दोनों केहनी होता है, ठीक है, एल्बो। उसके बाद जो है आपके पीठ बैक जो होता है कंधे का, वहाँ होता है हेड के बैक वाला पार्ट, इस सब पर दबाव लगता है और यहाँ पे बिस्तरी घाव ज़्यादा होता है। आगे है, समान ब्लड शुगर कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए, समान ब्लड शुगर जो है डैश से डैश mg पर होना चाहिए, डैश से डैश mg पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल जो शुगर होता है 80 से जो है आपके 140 होते हैं। कितना होते हैं, 80 से 140 होता है, इसे नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे चलिए। मूत्र का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है। तो माय डियर, मूत्र का जो विशिष्ट गुरुत्व होता है वह, सॉरी यहाँ पे कह रहा है कि मूत्र का विशिष्ट गुरुत्व जो है डैश बीमारी में कम व डैश बीमारी में अधिक होता है। मतलब जो यूरिन का जो ग्रेविटी होता है किस बीमारी में कम होता है और किस बीमारी में ज़्यादा होता है। तो जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं उसमें जो गुरुत्व होता है, गुरुत्व मतलब होता है कि फोर्स जो होता है, वह यूरिन का जो फोर्स होता है वह जो है एक डायबिटीज़ वाले पेशेंट में जो है कम होता है। जबकि डिहाइड्रेशन जो व्यक्ति होता है उसमें निर्जलीकरण होता है, तो उसमें जो है गुरुत्व ज़्यादा होता है, क्योंकि जल शरीर में नहीं रहता है तो यूरिन जो है काफ़ी फोर्स से आता है, समझ गए। ये चीज़ें हो गया। आगे है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, यहाँ पे अब मिलान करने वाला प्रश्न आया। तो मिलान करने वाला जो होता है, अंडाइन जो होता है आपका वह नेत्र से रिलेटेड है। फुट ड्रॉप जो होता है यह व्यायाम की कमी से होता है, ठीक है। फुट ड्रॉप जो होता है कहीं ना कहीं आपके व्यायाम की कमी के कारण जो है फुट ड्रॉप देखने को मिलते हैं, समझ गए चीज़ों को। चलिए आगे चलिए।
आगे है, कहता है डाइथर्मी। डाइथर्मी जो होता है यह हाई फ्रीक्वेंसी करंट होता है, समझ गए। डाइथर्मी एक प्रकार से हीट जनरेट करता है जो हाई फ्रीक्वेंसी के करंट जो है प्रवाह होने से होता है। ओके। चौथा है ग्वेज। ग्वेज जो होता है वह नली द्वारा पोषण करवाने में मदद आता है ग्वेज को, ठीक है। नली द्वारा पोषण करवाना को एक दूसरा नाम से ग्वेज नाम से भी जाना जाता है। आगे है, कहता है ओटाइटिस मीडिया जो होता है वह मध्य कान के संक्रमण को ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। सेकेंड ईयर में इसका विस्तृत से पढ़ना है। अभी जानिए कि मध्य कान के मिडिल ईयर के इन्फ्लामेशन को ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। इन्फ्लामेशन क्या होता है तो समझ लीजिए। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कि सूजन होना, दर्द होना, ठीक है, उस जगह पर लालिमा होना, यही जो है इन्फ्लामेशन को बताता है, समझ गए। आगे है टूर्निकेट क्या होता है तो आपको पता है कि टूर्निकेट के क्या काम होता है। तो जैसे इंजेक्शन लगाना हो तो टूर्निकेट बांधते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग क्या कैनुला लगाते हैं तो उसके लिए भी टूर्निकेट करते हैं। टूर्निकेट क्या करता है, ब्लड को एक साइड रोक कर रख देता है जिससे वेन जो है फूल जाता है, उसमें लगाना इंजेक्शन आसान हो जाता है। तो टूर्निकेट रक्तस्राव को रोकने के लिए यानी ब्लीडिंग को जो है रोकने के लिए भी काम में आता है। ओके। कैपलिन क्या होता है तो कैपलिन एक प्रकार के सिर की पट्टी होता है जो कैप नुमा होता है, इसीलिए इसे कैपलिन नाम है, सिर की पट्टी को कहते हैं। ओके। फ्रैक्चर जो होता है, फ्रैक्चर का मतलब होता है कि जैसे ही फ्रैक्चर होगा आपके शरीर में, बॉडी के किसी पार्ट में, हाथ पैर कहीं भी, तो फ्रैक्चर में जैसे ही होगा तो उस बॉडी में मूवमेंट करने में डिफ़िकल्ट आएगा, ठीक है, कठिनाई होगा। स्पाइका जो होता है यह भी एक प्रकार के पट्टी ही होता है, स्पाइका भी, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन जो होता है कब्ज को कहते हैं। और लेग्जेटिव जो दवाइयाँ होता है, यह लेग्जेटिव ग्रुप के जो दवाइयाँ हैं कॉन्स्टिपेशन को क्या करता है, दूर करता है, समझ गए। तो जो भी कब्ज के दवाइयाँ सिरप होगा वह लेग्जेटिव ग्रुप का ही होता है, समझ गए। या लेग्जेटिव एनीमा भी दिया जाता है, फिर से मिलान करने वाला है। सिलिंग्स क्या है तो सिलिंग्स एक प्रकार के पट्टी है, ट्रायंगुलर पट्टी है। सैंड बैग का इस्तेमाल कहाँ होता है, फुट ड्रॉप से बचाने के लिए होता है, समझ गए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अंडाइन जो है आँखों के साफ करने के लिए इस्तेमाल में काम आता है, समझ गए। एनीमा जो होता है यह आंतों को सफाई करता है, मल को बाहर निकालता है, गंदगी को, ठीक है। कोमा क्या होता है तो कोमा, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बेहोशी, गहरा बेहोशी में है तो उसे हम लोग जो है कोमा कहते हैं, समझ गए। आगे चलिए। टेकीकार्डिया क्या होता है तो टेकीकार्डिया का मतलब होता है तेज नाड़ी, समझ गए। नाड़ी फास्ट जो है पल्स चलता है उसे टेकीकार्डिया कहते हैं। ओके। सातवां है कोल्ड स्पॉन्ज। कोल्ड स्पॉन्ज जो होता है वह बुखार को उतारना, ठीक है। कोल्ड स्पॉन्ज का इस्तेमाल जो है हम लोग करते हैं बुखार को उतारने के लिए। नहीं देखते होइएगा किसी का बहुत ज़्यादा हाई फीवर होता है तो उसके शरीर में जो है ठंडक जो है दिया जाता है, सिकाई किया जाता है ठंडे पानी से, समझ गए। आगे है खपची। स्प्लिंट का इस्तेमाल कहाँ होता है तो मानिए आपका हाथ में का उंगली जो है, उंगली अगर फ्रैक्चर कर गया है तो उस उंगली में तो बैंडेज नहीं होगा बड़ा सा, तो उसके लिए स्प्लिंट जो है उंगली के शेप में ही आता है और वह जो है उंगली में लगा दिया जाता है जिससे जो है आपके टूटी हुई हड्डी को सहारा मिलता है, ठीक है। नौवां है प्रोक्टोस्कोप। प्रोक्टोस्कोप का इस्तेमाल मलाशय की जाँच, टू एग्जामिन द रेक्टम, मलाशय की जाँच के लिए प्रोक्टोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। ओके। कैथेटर है। कैथेटर का इस्तेमाल मूत्र रुक जाने में किया जाता है, मूत्र निकालने के लिए या यूरिन रिटेंशन में इसका इस्तेमाल कैथेटर का किया जाता है, दवाई देने के लिए भी किया जाता है। ओके। फिर से मैचिंग ही है। मैचिंग में है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया क्या होता है तो एनोरेक्सिया को लॉस ऑफ एपेटाइट कहते हैं, यानी भूख में कमी को हम लोग एनोरेक्सिया कहते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट। ओके। पाइरेक्सिया एक बुखार की प्रकार है, ठीक है। एराइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यानी एराइज मतलब होता है चढ़ना यानी बढ़ना, टेम्परेचर यानी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने को पाइरेक्सिया कहते हैं। पाइरेक्सिया का दूसरा नाम फीवर है, बुखार है, ज्वर है, समझ गए। एम्पुटेशन क्या होता है तो माय डियर एम्पुटेशन होता है जैसे बॉडी के कोई पार्ट जो है अलग करना हो, काट कर या कट कर अलग हो गया हो एक्सीडेंट वगैरह में, तो वह एम्पुटेशन होता है। और उस कंडीशन में मरीज को जो है रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होती है, उसे ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, उससे सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए, समझ गए। आइसोलेशन होता है तो आइसोलेशन में वैसे मरीजों को रखा जाता है जो इन्फेक्टेड पेशेंट होते हैं, संक्रमित व्यक्ति होते हैं, संक्रमित व्यक्ति को ही ना सबसे अलग रखा जाता है आइसोलेशन में, वही चीज़ें हैं। आर्टिफिशियल फीडिंग। आर्टिफिशियल फीडिंग कहने का मतलब है कि कोई मुंह से भोजन नहीं ले रहा हो तो उसे जो है आर्टिफिशियल यानी
आर्टिफिशियल फीडिंग कराया जाता है तो यह कब कराया जाता है? जब पेट का कोई ऑपरेशन हुआ रहता है तो मुंह से नाक से पाइप डाल के उससे जो है फीडिंग करवाया जाता है, तो ही आर्टिफिशियल फीडिंग होता है। ओके। फाउलर्स बेड है। फाउलर्स बेड कहने का मतलब है कि आपको पता है कि फाउलर्स बेड उसके लिए लगता है जो श्वास से संबंधित जिसको दिक्कत हो, जो हार्ट वाला पेशेंट हो, उसके लिए फाउलर पोजीशन काफ़ी उपयोगी होता है। समझ गए? ग्लिसरीन एनीमा हो, ठीक है, आयल एनीमा हो, ये एनीमा सब जो है, ग्लिसरीन भी एक प्रकार के आयल के तौर पर ही होता है, तो यह कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। समझ गए? कब्ज को। सीज बाथ जो होता है यह आपके हेमोरॉइड, कोई बवासीर का पेशेंट है तो उसको मांस निकल जाता है मल द्वार पर, या फिर उसको जो है ब्लीडिंग होता है, इचिंग होता है, पेन होता है, तो इन सब को दूर करने के लिए सीज बाथ जो है पेशेंट को सलाह दिया जाता है कि सीज बाथ करिए। यानी एक टब होता है, इस टब में जो है पानी भरा होता है, ठीक है, पानी होता है यहाँ पे, इस टब में पानी भरा होता है, इसमें थोड़ा सा कोई जो है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन डाला जाता है स्टेरॉइड वाला, जो दर्द वगैरह को कम कर सके, सूजन वगैरह को, इचिंग वगैरह को, तो वह जो है इस गर्म पानी में हल्का सा एक आध ढक्कन डाल दिया जाता है, मिलाकर पेशेंट को नंगा होकर इसमें बैठना पड़ता है, ठीक है, बैठना पड़ता है पूरे डूबे कर, ताकि जो है उसके आसपास के कीटाणु मरे, इचिंग कम हो और पेन जो हो रहा है उसमें भी राहत मिले। तो वही चीज बात होता है, हेमोरॉइड्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। 9वां है लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की कमी, और जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होता है मीन्स साइनोसिस कहलाता है। साइनोसिस का मतलब होता है कि बॉडी का नीला होना। जैसे ही बॉडी में ऑक्सीजन का कमी होगा आपका बॉडी नीला होने लगेगा, ठीक है, उसी को हम लोग साइनोसिस कहते हैं। ओके। यूरिनोमीटर का मतलब होता है यह आपके यूरिन ग्रेविटी को मापता है, ठीक है, मूत्र के जो गुरुत्व होता है, स्पेसिफिक जो गुरुत्व होता है उसको मापने का काम यूरिनोमीटर करता है। ओके। फिर से मिलान है, मैचिंग है, देख लीजिए एक बार और। देख लीजिए हेमेटमेसिस का अर्थ होता है, मैं आपको कितना बार बता चुका हूँ कि अगर बीच में पी वाला ना रहे, हेमोप्टाइसिस ना रहे, YSIS ना रहे, हेमोप्टाइसिस ना रहे, तो समझिएगा हेमेटमेसिस है, तो रक्त के उल्टी या उल्टी में रक्त होना, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अगर हेमोप्टाइसिस यहाँ पे रहता तो थूक में, स्पूटम में ब्लड आएगा खांसने पर, तो उसे हेमोप्टाइसिस कहते हैं। समझ गए? दोनों में अंतर समझ गए? डायूरेटिक्स का मतलब होता है कि मूत्र के बढ़ाने वाली दवा। डायूरेटिक्स दवा होते हैं जैसे फुरसामाइड, टोरसामाइड, ठीक है, ये सब दवा क्या करता है कि आपके शरीर में जो ज़्यादा पानी तरल बढ़ता है, ये सूजन वगैरह होने पर, BP बढ़ने पर, तो उस तरल को कम करता है, मूत्र ज़्यादा त्यागता है, जिससे तरल जो है इकट्ठा बॉडी में वह निकलता है, तो मूत्र की मात्रा बढ़ा देता है डायूरेटिक्स, ठीक है। आगे है ब्रेडिकार्डिया। तो ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है कि जो आपका हृदय का जो धड़कन है, पल्स रेट जो है वह कम जाएगा, तो हृदय धड़कन कमना ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। बढ़ना, नाड़ी दर अगर बढ़ जाएगा तो उसे टेकीकार्डिया कहते हैं। ओके। टीबी में हम लोग जानते हैं कि डॉट्स थेरेपी चलता है, तो टीबी से रिलेटेड यही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया हेमोप्टाइसिस अभी ऊपर बताए ना, यहाँ पे P और TYSS है, हेमोप्टाइसिस है, तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे क्या होगा, खांसी में रक्त आना, यानी ब्लड इन कफ या ब्लड इन स्पूटम। ओके, आगे चलिए। छठा है यहाँ पे स्प्लिंट। अभी बताएं ऊपर कि हड्डी को सहारा देने के लिए, टूटी हुई हड्डियों को सहारा देने के लिए स्प्लिंट का उपयोग किया जाता है। पेशाब में शक्कर आना। अब शक्कर का मतलब क्या होता है, शुगर, ठीक है, पेशाब में शुगर आना, शुगर इन यूरिन, यह डायबिटीज को प्रदर्शित करता है। समझ गए? तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। आगे है समान तापमान, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है व्यक्ति को, 98 पॉइंट जो है 6 फ़ारेनहाइट, ठीक है, इतना भी है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है मैलिना। क्या होता है, तो मल में रक्त आना मैलिना कहलाता है। समझ गए? तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। टेकीकार्डिया क्या है, बढ़ी हुई पल्स जो होता है टेकीकार्डिया होता है। फिर से जो है यही चीज़ें हैं। तो अभी ऊपर समझे हैं स्प्लिंट क्या होता है, हड्डियों का स्थायी करके, सहारा करके रखता है। पेशाब में शक्कर आना डायबिटीज को दर्शाता है, वही सब चीज़ें हैं। रिस्पायरेशन, ब्रेडीपेनिया जो होता है, अभी ऊपर बनाए हैं। ब्रेडीकार्डिया रहेगा तो वह पल्स दर को सूचित करेगा। कार्डिया मतलब ब्रेडी मतलब कम, टेकी मतलब ज़्यादा, और कार्डिया का रहेगा तो वह हो जाएगा पल्स से रिलेटेड। लेकिन अगर पिनिया रहेगा, ब्रेडी और
एपनिया रहेगा, यहाँ पे पिनिया रहेगा तो समझ जाइएगा कि यह श्वसन से रिलेटेड है। तो ब्रेडीपेनिया मतलब मंद श्वसन, कम श्वसन। जिस प्रकार से ब्रेडीकार्डिया तो कम जो है तेज नारी, कम नाड़ी दर, तो उसी प्रकार से ब्रेडीपेनिया रहेगा तो कम श्वसन, मंद श्वसन। और यहाँ पे टेकीपेनिया रहता तो तीव्र श्वसन। जिस प्रकार से वहाँ पे तीव्र नाड़ी दर या तेज नाड़ी दर था, तो यहाँ पे तीव्र श्वसन होगा टेकीपेनिया में। ओके, 9 का नियम किसके लिए लागू होता है? तो जलने जो पेशेंट जल जाते हैं उसके लिए रूल्स ऑफ 9 जो है घाव को तय करने में जो है मदद करता है। एलोपेशिया होता है सिरों पर बालों का न होना या गंजापन होना, एलोपेशिया कहलाता है। ओके, आगे है पृथक, आइसोलेशन, संक्रामक रोग के लिए आइसोलेशन होता है। इंक्रीज पेल्स, जब पल्स इंक्रीज कर जाता है, समान से अधिक हो जाता है तो उसे टेकीकार्डिया कहते हैं, तेज नाड़ी दर। समझ गए? बेड मेकिंग, तो बेड मेकिंग क्यों किया जाता है? बिस्तर क्यों बनाया जाता है? आराम के लिए, नींद दिलाने के लिए, मरीज को जो है ठीक करने के लिए ही। समझ गए? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था? तो 12 मई 1820। ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। फिर से मैचिंग ही है। डिस्पेनिया है, देखिए पेनिया की स्थिति में हमने बता दिया कि श्वसन होगा और डी फॉर डिफिकल्ट होता है। तो सांस लेने में अगर किसी को कठिनाई हो, तकलीफ हो, तो वह डिस्पेनिया कहलाएगा। डी फॉर डिफिकल्ट, पेनिया है तो श्वसन यानी डिफिकल्ट होगा श्वसन में। ओके, सीज बात पता है। मलाशय के ऑपरेशन हो, ऑपरेशन में भी दर्द करता है, सूजन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी सीज बात हो सकता है। हेमोरॉयड वाले के लिए भी सीज बात हो सकता है। ओके, पैरोटाइटिस क्या होता है? तो जो पैरोटिड ग्लैंड होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, मीन्स सूजन हो जाएगा या दर्द करेगा, तो उस कंडीशन को पैरोटाइटिस कहते हैं। समझ गए? आगे है ग्लोसाइटिस। अब ये इतना सारा क्वेश्चन है, अगर एक बार देखिएगा तो समझ पाइएगा नहीं, है सब हल्का, इतना हम अच्छे से समझा रहे हैं, सब हल्का है, बट अगर नहीं आप लोग अगर मन से देखिएगा तो क्या क्लियर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ को अगर अच्छे से पढ़ना है तो उसको लिए मेहनत समय देना पड़ेगा, वरना इसी चीज़ को अगर एग्जाम में पूछ देगा तो आप कहिएगा हम नहीं पढ़े हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं किए। जितना बार प्रश्न आंसर को देखते हैं उतना ज़्यादा माइंड में वो चीज़ें आता है। ठीक है, आप यही चीज़ सब अगर सेकेंड ईयर में जाइएगा तो आपको लगेगा कि जा फर्स्ट ईयर तो बड़ी आसान था, हमने गड़बड़ा दिया। लेकिन होता क्या है कि फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट जो है ज़्यादा उस चीज़ों को प्रैक्टिस करता नहीं है, बार बार सामने वो चीज़ें आता नहीं है, जिसके कारण जो है उतना सीरियस माइंड में वो चीज़ें नहीं बैठ पाता है। और यही चीज़ें जाइएगा सेकेंड ईयर में तो बार बार फिर रिपीटेड होगा, फिर आपको लगेगा कि जा फर्स्ट ईयर तो बड़ी आसान था, यहाँ पे हम गड़बड़ कर दिए फर्स्ट ईयर में। समझ गए ना? तो ऐसे ही होता है। जैसे कोई स्टूडेंट अगर 10th में है तो वह 10th में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, बार बार चीज़ों को वह रिपीट नहीं किया रहेगा, लेकिन जैसे 12th में जाएगा तो ऑटोमेटिक 10th के सारा चीज़ जो है कहीं ना कहीं उसको माइंड में रिवाइज बार बार देखना मिलता है, इसलिए उससे लगता है कि जा 10th तो बड़ी आसान था, हम तो गड़बड़ा दिए। ये चीज़ें होता है। समझ गए? तो उसी प्रकार से ग्लोसाइटिस जो होता है, यह जीभ के इन्फ्लामेशन को ग्लोसाइटिस कहते हैं। अब जो लोग एक बार देखेगा उसको क्या पता है कि ग्लोसाइटिस क्या होता है, अभी देखेगा कल भूल जाएगा, बार बार दिमाग लगाएगा, बार बार माइंड में सोचेगा कि ग्लोसाइटिस ग्लोसाइटिस ग्लोसाइटिस। ठीक है, पैरोटाइटिस पैरोटाइटिस क्या होता है? तो पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन पैरोटाइटिस, ग्लोसाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन है किसका? टंगू का। तो ये ऐसे याद किया जाता है। उसके बाद है टिम्पेनाइटिस। टिम्पेनाइटिस का मतलब है कि कान का जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है, अंदरूनी भाग होता है कान का, उसका इन्फ्लामेशन जो है आपके टिम्पेनाइटिस कहलाता है। समझ गए? तो टिम्पेनाइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ इनर ईयर। समझ गए? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आप लोग जानते हैं। एनुरिया का मतलब होता है, अब देखिए अब आया ना यहाँ पे एनुरिया, अब्सेंस ऑफ यूरिन, एनुरिया आया ना, वही चीज़ें है। हेलिटोसिस, हेलिटोसिस का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति दुर्गंध श्वास छोड़ता है तो उसके हेलिटोसिस कहते हैं। समझ गए? जेंजिवाइटिस क्या है? मसूड़ों का सूजन, पढ़ा चुके हैं। इंसोमनिया, इंसोमनिया देखिए सोमनिया वाला जो भी आएगा ना समझिएगा वह नींद की बीमारी है। ठीक है, तो जितना भी सोमनिया वाला आएगा लास्ट में वह नींद की बीमारी होगा। आइटिस लगा हुआ जितना लास्ट वाला आएगा, जैसे अभी देखें ग्लोसाइटिस, पैरोटाइटिस, जिंजीवाइटिस, आइटिस लास्ट में आता है ना, तो यह इन्फ्लामेशन को दर्शाता है। ओके,
इंसोमेनिया होता है नींद ना आना, लैक ऑफ स्लीप, ठीक है। आगे है मेलिना, क्या है मेलिना, वही चीज़ें पढ़ा चुके हैं ऊपर। फिर से जो है आपके यहाँ पे मैचिंग आ गया। अब देखिए ब्लड प्रेशर है, हम जानते हैं ब्लड प्रेशर को किस चीज़ से मापते हैं, एस्फेग्नोमेनोमीटर से। अब हो सकता है ब्लड प्रेशर में आपको जो है 120/80 दे दिया हो, mmHg दे दिया हो एक साइड, तो आपको इससे मिलाना पड़ता, लेकिन हमने जानते हैं कि एस्फेग्नोमेनोमीटर से मापते हैं, इसलिए इससे रिलेटेड हो जाएगा। ओके, आगे चलिए। फाउलर पोजीशन है, हम लोग जानते हैं फाउलर पोजीशन को हम लोग हेड लो पोजीशन भी कहते हैं, समझ गए। हेड यहाँ पे लो रहता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहीं ना कहीं अस्थमा से रिलेटेड है। अस्थमा वाले मरीजों को ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, जिससे दम घुटने लगता है। बेड ब्लॉक्स, बेड ब्लॉक्स क्या होता है, तो बेड ब्लॉक्स होता है अगर आपको बेड है ऐसे, ठीक है, ऐसे बेड है तो मान के देखते होइएगा कि अब जो मॉडर्न बेड आता है तो उस बेड को किसी साइड से अगर उठाना हो, चाहे पैर के साइड से या फिर जो है सर के साइड से उठाना हो, किसी भी साइड से अगर बेड को ऊपर करना हो, थोड़ा सा हल्का ऊपर करना हो, तो बेड ब्लॉक्स काम में आता है, समझ गए। तो यह शौक के मरीजों को ठीक करता है। नॉर्मली यह बेड ब्लॉक्स किसी एक छोर से उठाने के लिए काम में आता है। शौक पाराप्लेजिया होता है, हेमीप्लेजिया होता है, समझ गए, क्वाड्रीप्लेजिया होता है। तो यह सब शौक के पैराप्लेजिया, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है आपको ध्यान में रखना है। पैराप्लेजिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लकवा मार देना, ठीक है, याद रखिएगा। बेड सोर होता है, बेड सोर से हम लोग जो है कैंडिस लोशन लगाते हैं, बेड सोर होने पर लोशन लगाते हैं ना, सीज बाइट हेमोरॉइड्स के लिए, ठीक है। एसेप्सिस, एसेप्सिस का मतलब होता है इन्फेक्शन रहित, आपको हम पढ़ा चुके हैं पहले, ठीक है, आपको पढ़ा चुके हैं। एक होता है मेडिकल एसेप्सिस, एक होता है सर्जिकल एसेप्सिस। सर्जिकल एसेप्सिस वह एसेप्सिस होता है जो सर्जिकल प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल प्रोसेस वो होता है जो नॉर्मली छोटे मोटे चीज़ों में इस्तेमाल किए जाते हैं, इन्फेक्शन वाला, इन्फेक्शन रहित चीज़ें, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। हाइपरपेरेक्सिया का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो है तापमान बॉडी का बढ़ जाना, और इस कंडीशन में कोल्ड स्पॉन्जिंग बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक है। मुंह की देखभाल, माउथ केयर क्यों किया जाता है, तो माउथ केयर जो है पेट का ऑपरेशन, एब्डोमिनल ऑपरेशन में माउथ केयर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। रिलेटेड है, रिलेट करना रहता है। ऐसे अगर माउथ केयर के जगह पर अगर कोई और चीज़ें दिया रहता तो ये भी चीज़ को जो है हम लोग लिखते, ठीक है। आगे चलिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, हमें कुछ नॉर्मल वैल्यू लिखना है। नॉर्मल वैल्यू का मतलब है कि नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, यानी मूत्र का जो है समान जो है गुरुत्वीय जो है हमें लिखना है, ठीक है। तो मूत्र का जो घनत्व होता है, गुरुत्वीय घनत्व, वह होता है 0.02 से लेकर 0.30 तक, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसे भी दे देगा 1.010 से लेकर 1.030, ठीक है, या कभी कभी यहाँ पे 25 भी दे देगा, लेकिन आपको लिखना है कितना है, इतना से 30 तक लिखना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना होता है, समझ गए। आगे है समान शारीरिक तापमान कितना होता है, तो सेल्सियस में कहे तो इतना, फ़ारेनहाइट में कहे तो इतना, ओके। समान पल्स दर कितना होता है, तो आपको पता है 72 पर मिनट होता है, समझ गए। ऐसे अगर 80 तक भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, ध्यान में रखना है। समान ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 होता है, समझ गए। अगर आपसे SpO2 लेवल पूछ ले, यानी ऑक्सीजन का लेवल आपसे अगर पूछे, तो ऑक्सीजन का लेवल जो है बहुत बढ़िया जो होता है 98 या इससे ऊपर होता है तो बहुत बढ़िया माना जाता है। अगर 95 से कम है तो व्यक्ति को दिक्कत है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। परसेंटेज में समान श्वसन दर कितना होता है, 16 से 20 होता है नॉर्मल, ठीक है, याद रखना है पर मिनट। तो ये चीज़ समझ गए। आगे चलिए, फिर से आगे देखते हैं। कब्जियत, कुछ देखिए नीचे शब्दों का अर्थ बताना है, तो अर्थ बताने के लिए जैसे कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, तो मल त्यागने में अगर किसी को परेशानी हो, मल न हो क्लियर, तो उसे कब्जियत ही कहते हैं, ओके। पायूरिया क्या होता है, तो पायूरिया, पी फॉर पस और यूरिया मतलब मूत्र, यानी मूत्र में पस होना पायूरिया कहलाता है, ओके, याद रखिएगा। प्राथमिक सहायता, तो रोगी के आपात चिकित्सीय कंडीशन में फर्स्ट एड मरीज को दिया जाता है। सबसे पहला जो उपचार होता है वह प्राथमिक उपचार ही होता है, जो रोगी को आपात स्थिति में दिया जा सकता है। चौथा है हाइयर पायरेक्सिया, तो हाइयर पायरेक्सिया का मतलब होता है 105 फ़ारेनहाइट या इससे ज़्यादा बुखार हो जाता है तो वह जो है हाइपर पायरेक्सिया के अंदर आता है, ठीक है। वाइटल साइन, वाइटल साइन जो होता है आपका जैविक चिन्ह बॉडी में, तापमान होता है, BP, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, श्वसन दर, SpO2, ये सब जो है आपके इंडिकेट करता है कि आपका स्वास्थ्य जो है कैसा है।
ठीक है, वही वाइटल साइन होता है। आगे चलिए, स्टैट का मतलब क्या होता है? तो स्टैट का मतलब होता है कि तत्काल। अगर कोई दवाई के आगे अगर लिखा है स्टैट, डॉक्टर अगर स्टैट लिखे हैं तो समझिए कि तत्काल अभी के अभी देना है, समझ गए। कुछ चीज़ें का संक्षिप्त रूप भी हमें बताना है। संक्षिप्त रूप है, देख लीजिए कि यहाँ पे सोते समय एचएस होता है होरा सोमनी, सोते समय देने वाला दवाई। आपात स्थिति में, ठीक है, आपात अवस्था में जब आवश्यक हो तो उसे एसओएस कहते हैं, ठीक है। आगे है स्टैट, बता ही दिए, तत्काल अगर देना हो तो स्टैट होता है। दिन में अगर एक बार देना हो तो वंस इन डाई, ठीक है, वंस इन डे ओडी होता है। दिन में 3 बार थ्राइस ए डे टीडीएस होता है, ठीक है, इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। फिर से है टीडीएस है टर इन डाई, टर इन डाई दिन में 3 बार टीडीएस। बीडी का मतलब होता है 20 इन डाई दिन में 2 बार। फुल फॉर्म आपसे पूछेगा तो आपको टीडीएस का फुल फॉर्म टर इन डाई लिखना पड़ेगा, दिन में 3 बार। बीडी का फुल फॉर्म पूछेगा तो 20 इन डाई दिन में 2 बार। ओके, आगे है स्टैट का मतलब समझ गए, एट वंस यानी तत्काल। आईएम इंट्रामस्कुलर होता है। एचएस होरा सोमनी होता है सोते समय, ठीक है। ओआरएस होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है, आपको पहले से पता है। एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का फार्मूला फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, आगे है डॉट्स, डॉट्स का होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है डॉट्स का फुल फॉर्म। आगे चलिए, सीपीआर होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन होता है। फिर से देखिए, सी फॉर कार्डियो, पी फॉर पल्मोनरी, आर फॉर रिससिटेशन। ओके, बीपी है ब्लड प्रेशर है, टीपीआर है टी फॉर टेम्परेचर, पी फॉर पल्स, आर फॉर रिस्पायरेशन, ठीक है, तीनों जैविक चिन्ह है। आगे चलिए, फिर से फुल फॉर्म है। एसी का मतलब होता है एंटी सीबम, एंटी सीबम का मतलब होता है भोजन से पहले, एसी मतलब होता है भोजन से पहले, ठीक है, याद रखिए। एचएस का मतलब समझ गए होरा सोमनी सोते समय। स्टेट भी समझ गए, आईएम भी समझ गए। ओएम समझिए, ओएम का मतलब होता है ओमनी मेन प्रत्येक सुबह, ठीक है, ओमनी मेन प्रत्येक सुबह ओएम। ओके, फिर से टीडीएस है टर इन डाई, प्रैक्टिस के लिए देख लीजिए, टर इन डाई यानी दिन में 3 बार। बीडी है 20 इन डाई दिन में 2 बार। एट वंस स्टेट तत्काल को कहते हैं। आईएम होता है इंट्रामस्कुलर, ठीक है। पीवी होता है परभैजिना, ठीक है, पीवी क्या होता है परभैजिना होता है। एचएस होता है होरा सोमनी। ओआरएस होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। बीपी है ब्लड प्रेशर। डॉट्स होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है डॉट्स, ठीक है, ये हो गया। और एड्स है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, अगर आप ये सब चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है यूजफुल है, और ये सारे जो है आपके नॉलेज को भी जो है इंक्रीज करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यह सारा के सारा क्वेश्चन था।